Today we will start our new topic, Biomolecules, class 11 का 9th चैप्टर। इसमें मतलब बायोमोलिक्यूल्स का मतलब आगे होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कि जी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो मॉलिक्यूल बनाता है उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, मेनली हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब होता है बायोमोलिक्यूल्स में। मेनली सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है कार्बन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बन, देन H2, मतलब ऐसे एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट देखा जाए तो कार्बन होता है, और जैसे कंपाउंड फॉर्म में देखा जाए तो H2O, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जो कुछ चीज़ बनाता है वो होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड फॉर्म में सबसे ज़्यादा H2 होता है, और एलिमेंट फॉर्म में सबसे ज़्यादा होगा कार्बन। फिर ये सब तो क्या है इंट्रोडक्शन, ये सब इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशंस। We can continue asking in the same way, what type of organic compound are found in living organism? How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, and grind it in a trichloroacetic acid. इसे किस में ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, यूजिंग ए मोटर एंड पिस्टन। किसी तरह से भी आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो भी होता है वो सब आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक रोटर सब आ रहे हैं, या फिर जो पुराने ज़माने में जैसे जिसे पीसा जाता था वो आप लोग ले सकते हैं, कुछ भी। वी कैन ऑब्टेन ए थिक स्लरी, उसके बाद जब हम लोग ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, एक थिक स्लरी मिलेगा। इफ़ वी वेयर टू सस्टेन दिस थ्रू ए चीज क्लोथ, if we were to strain this through cheesecloth or cotton, we would obtain 2 fractions। हम लोग कितने फ्रैक्शन ऑप्शन करेंगे, 2। यदि चीज क्लोथ का यूज़ करते हैं अभी कॉटन का तो 2 फ्रैक्शन मिलते हैं। One called filtrate, technically the acid soluble pool, and the second called retentate, acid insoluble pool। फिल्ट्रेट का मतलब जैसे हम लोगों ने कोई कपड़ा, देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने कोई क्या लिया, ये हम लोगों ने कॉटन का क्लॉथ लिया या फिर चीज़ क्लॉथ लिया। जब हम इसे फिल्टर पास करेंगे तो जो भी छान के आ जाएगा उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो ऊपर बच जाएगा, जो इसके ऊपर ऐसे बच जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं रिटेंटेड। जो फिल्ट्रेट होता है वो एसिड सॉल्युबल होता है, और जो रिटेंटेड होता है एसिड इनसॉल्युबल होता है। और देखिए अभी हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैंपल and identify a particular organic compound. It will suffice to say that one extract the compound, then subject to extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compound. In other words, one isolate and purify a compound. Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compounds that we get from living tissue can be called biomolecules. मतलब जितने भी all the carbon compound that we get from living tissue is called biomolecule. However, living organisms have also got inorganic element and compound in them. फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड होता है। How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन।
1 weight a small amount of living tissue, say leaf or liver, called weight to weight। मतलब जैसे हम लोग फ्रेश कोई भी लीफ लिया, कोई भी यदि हम लोग फ्रेश लीफ लेंगे तो ये जो होगा, जो इसका मतलब वेट होगा उसे कहते हैं वेट मतलब भीगा उसमें पानी भी है। एंड ड्राई इट, उसके बाद वेट को ड्राई करेंगे तो क्या होगा कि ड्राई होगा, तो क्या होगा सारा जो H2O होगा, जितना भी H2O होगा वो क्या होगा इवेपोरेट हो जाएगा। H2O विल बी इवेपोरेटेड एंड ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो रिमेनिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा ड्राई वेट होगा। Now if the tissue is fully bound, all the carbon compound are oxidized to gaseous। और यदि क्या करेंगे, यदि इसको फुली बाउंड करेंगे तो क्या होगा सारे कार्बन कंपाउंड CO2 बनाएंगे एंड गैसियस फॉर्म। एंड सारे कार्बन कंपाउंड क्या बनाते हैं, सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्साइड टू गैसियस फॉर्म एंड रिमूव्ड, और रिमूव हो जाएंगे। व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एस, और जो बचेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं एस या फिर द एस कंटेंट। और एस क्या कंटेंट करता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम etc एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जैसे सल्फेट फॉस्फेट etc। और ये कहाँ हम लोग को देखने को मिलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्या होते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं। Therefore elemental analysis give the elemental composition of living tissue in the form of elemental tissue। किसके फॉर्म में देते हैं एनालिसिस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और कार्बन के फॉर्म में एनालिसिस होता है। While analysis of four compound gives an idea of the kind of organic or inorganic constituent present in the living tissue, from a chemistry point of view one can identify functional group like aldehyde ketone aromatic compound, but biological point of view से हम लोग क्या देखेंगे we shall classify them into amino acid, nucleic acid and fatty acid के रूप में हम उसको देखेंगे। अब पहला देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है और कैसे बनता है। अमीनो एसिड आर द कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड क्या होता है जो कि अमीनो ग्रुप, उनमें क्या होता है एक अमीनो ग्रुप होता है और एक क्या होता है एसिड ग्रुप, मेनली NH2 एंड COOH, ये दो ग्रुप रहते ही रहते हैं, तभी क्या होगा वो अमीनो एसिड होगा, नहीं तो उसे अमीनो एसिड नहीं कहेंगे। और ये क्या होता है सेम कार्बन को कहते हैं ऑन द सेम कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। द अल्फा कार्बन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अल्फा कार्बन कहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। देखिए ये कहना क्या चाहता है, देखिए क्या होता है जितने भी अमीनो एसिड हैं वो क्या होते हैं कि जैसे देखिए जितने भी अमीनो एसिड है, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा अमीनो एसिड पे, एक NH2 ग्रुप होगा NH2, और एक पे होगा COOH ग्रुप एक तरफ होगा, और एक तरफ होगा वेरिएबल R ग्रुप। ये चार ग्रुप होते हैं किसी भी कार्बन पे, क्या होगा एक होगा कार्बन, एक COH, एक NH2 और एक H और एक वेरिएबल R ग्रुप। इसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। ये R ग्रुप पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ रहना ज़रूरी है, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे अमीनो एसिड कहेंगे। अब देखते हैं दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बताएं, क्योंकि देखिए मीथेन का फार्मूला होता है CH4। यदि हर एक H को हटा के कुछ ना कुछ उसके जगह पर लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहेंगे। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब होता है कि जैसे एक सी पे कितने H रहता है, 4 H रह जाए, इन चारों H के जगह पे या फिर कोई भी H हटा के हम लोग कुछ भी लगाते हैं तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। यहाँ पे H हटा के क्या लगाया है NH2 अमोनिया ग्रुप, यहाँ पे COOH एसिड ग्रुप, और यहाँ वेरिएबल R ग्रुप, और यहाँ का H वैसे ही है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है दे आर अ 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग 4 वैलेंस पोजीशन दिस आर, और एक क्या है इसमें एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक है अमीनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल R ग्रुप। पहला देखिए पहला क्या है, पहला है H, और दूसरा ग्रुप दूसरा तीसरा और चौथा है, और दूसरा क्या होगा NH2 यानी अमोनिया, और तीसरा होगा COOH
एच। और चौथा ग्रुप क्या है, वेरिएबल आर ग्रुप। आर ग्रुप पे कुछ भी हो सकता है, OH ग्रुप भी हो सकता है, COOH ग्रुप भी हो सकता है, या फिर NH2 ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस आर ग्रुप के जगह पे। बेस्ड ऑन द नेम ऑफ आर ग्रुप दे आर मेनली अमीनो एसिड, however which occur in the protein are only of 20 टाइप। जो प्रोटीन को, जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन को बनाते हैं वो कितने, केवल 20 तरह के ही अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में जितने भी तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं सब 20 तरह के अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। द आर ग्रुप ऑफ दिस प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन रहेगा, यदि आर ग्रुप पे जगह पे हाइड्रोजन रहेगा तो उससे कहते हैं ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट ग्लाइसिन के बारे में कुछ फैक्ट है, ग्लाइसिन के बारे में कुछ फैक्ट है कि क्या है। ये सबसे पहला फैक्ट क्या है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसका जो कार्बन होता है वो एक कायरल होता है, एक कायरल कार्बन कंटेन करता है। तो 3 क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये कायरल करता है, मतलब एक कायरल कंपाउंड होता है ये। मतलब क्या होता है देखिए, ऐसे जो होता है ये, तो एक तो हमारा क्या होगा, H होगा, एक होगा NH2 ग्रुप, एक होगा COH ग्रुप, और जो वेरिएबल ग्रुप होता है उसको जब पे इसमें हम लोग H, ये क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन हो जाएगा। और यदि इसके जगह पे हम CH3 यानी मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसे एलेनिन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, एलेनिन। यदि हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो उसे कहेंगे सीरीन। हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी CH2OH, ये ग्रुप रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीन कहते हैं। 3 of the 20 are shown in figure 9.1। और देखिए जो भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, देखिए इसके जो भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो किससे बेसिस होते हैं। एक तो होता है, एक हमारा होता है क्या, एक हमारा होगा अमीनो ग्रुप पे बेसिस पे, एक अमीनो ग्रुप पे बेसिस पे, और एक होता है क्या, COH ग्रुप पे बेसिस पे, और एक वेरिएबल आर ग्रुप पे बेसिस पे होता है। और देखिए कुछ होते हैं जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, कुछ होते हैं जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड, और कुछ जो होते हैं वो बेसिक होते हैं जैसे लाइसिन और अर्जिनिन भी होता है, और न्यूट्रल वैलिन, और सिमिलरली और कुछ एरोमेटिक होते हैं जैसे टायरोसिन, फिनाइलिन एंड ट्रिप्टोफैन। और ये क्या होते हैं, आयोनाइजिंग इन नेचर होते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है COOH ग्रुप से, तो ये क्या बन जाता है, NH3 प्लस बन जाएगा, और CO क्या बन जाएगा, COO माइनस बन जाएगा। और इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन फॉर्म, मतलब दोनों निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन फॉर्म। और एक बार यदि हमारा जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो, जो बेसिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसमें नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे अपना नया टॉपिक, लिपिड्स। आखिर लिपिड्स क्या हैं। जनरली वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड, ये क्या हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड। और इसके पास क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल या इथाइल और हायर नंबर, मतलब कार्बन की संख्या कितने से कितने तक होगी, 1 से लेके 19 तक। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16 कार्बन, और जो एरेक्डोनिक एसिड में होता है वो होता है 20 कार्बन। टोटल कार्बन CO ग्रुप यदि जितने भी ग्रुप वगैरह हैं जो कार्बन कंटेन है सबको ले के कितने होते हैं, पाल्मिटिक में 16, एरेक्डोनिक में 20 कार्बन। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहेंगे, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड किसे कहेंगे, जिसमें कुछ डबल बॉन्ड होंगे। यदि एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
अनदर सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल और एक सिंपल लिपिड क्या है ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मतलब क्या है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब CCC 3 कार्बन से अटैच क्या होगा हमारा OH ग्रुप OH और ग्रुप और बैलेंसी के लिए जितना भी हाइड्रोजन है वो हम लोग इसमें जोड़ देंगे। फिर क्या है ग्लिसरॉल मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी लिपिड है बोथ और जो मेनली लिपिड के पास क्या होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं यानी COOH ग्रुप अटैच टू R एंड द मतलब मल्टीपल OH ग्रुप अटैच टू द R ये दोनों होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे लिपिड। Hence fatty acids are found in esterified with glycerol. They can be monoglyceride, diglyceride or triglyceride. They are also called fat and oil based on the melting point. फैट और ऑयल किस बेसिस पे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे बेसिस पे कहेंगे। ऑयल है जो ऑयल है उसके पास उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लोअर होता है इसीलिए क्या होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होते हैं। लेकिन जो फैट होता है जो फैट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। तो क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे जो फैट होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सॉलिड होता है और ऑयल क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। यही डिफरेंस है बस। सम लिपिड्स है फॉस्फोरस और कुछ लिपिड में क्या होते हैं कुछ फॉस्फोरस ग्रुप भी होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे फॉस्फोलिपिड। मतलब जिस लिपिड में एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे फॉस्फोलिपिड्स। दे आर फाउंड एक कहाँ फाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में और एक लेसिथिन कंपाउंड है जिसमें जो एक फॉस्फोलिपिड का ही एग्जाम्पल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन इन विच हेटेरोसाइक्लिक आर फाउंड विद दीज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन कुछ नाइट्रोजनल बेसिस हैं जैसे क्या है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिन एंड थाइमिन। वी फाइंड टू अटैच विथ शुगर यदि ये शुगर से अटैच होंगे तो उसके क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। यदि न्यूक्लियोसाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम है एडिनोसाइन गुआनोसाइन थाइमिडिन यूरेडिन सॉरी सब क्या है न्यूक्लियोसाइड है। क्या है एडिनोसाइन गुआनोसाइन थाइमिडिन यूरेडिन साइटोडिन ये क्या है न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे जिसमें एसिड लग जाए एडिनाइलिक एसिड थाइमिडाइलिक एसिड यूरिडाइनिक एसिड ग्वानिलिक एसिड यूरिडाइलिक एसिड साइटिडाइलिक एसिड या फिर जो आता है उससे जैसे ATP आप लोगों ने नाम सुना होगा ATP ADP GTP ये सब क्या है न्यूक्लियोटाइड हैं। ATP ADP GTP ये सब क्या है न्यूक्लियोटाइड ही हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं एडिनाइलिक एसिड थाइमिडाइलिक एसिड ये सब बातें हैं। और ये किस में होते हैं RNA DNA में होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है जेनेटिक मटेरियल। देखिए क्या होता है सिंपल यदि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस उसे हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और यदि इसी में हम लोग फॉस्फेट PO3- ये जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा टाइड न्यूक्लियोटाइड। जितने भी न्यूक्लियोटाइड के कंसेप्ट है हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर में देखेंगे। क्लास 12 का जेनेटिक जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे इसका कंसेप्ट न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड ये कैसे अटैच होते हैं कैसे फॉस्फोरस से जुड़ते हैं कैसे शुगर से जुड़ते हैं सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए जो शुगर होता है वो क्या होता है ये राइबोस शुगर। DNA में कौन सा शुगर होता है RNA में राइबोस शुगर और DNA में डीऑक्सी। ये जो DNA में जो सेकेंड पोजीशन का जो OH है वो नहीं रहता है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। यह ग्लाइसिन हम लोग ने फिगर स्ट्रक्चर देखा था एलेनिन और सेरीन। पैनोटिक एसिड में कितने होंगे 16 कार्बन इंक्लूडिंग COOH। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और ये है ट्राईग्लिसराइड और फैटी एसिड ये क्या ट्राईग्लिसराइड। और ये फॉस्फोलिपिड में एक जगह जरूर फॉस्फेट ग्रुप होगा। देखिए PO4 3- ये है ना यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ये है कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या है एडेनिन और सॉरी देखिए A एंड G एडेनिन एंड ग्वानिन ये क्या होते हैं प्यूरिन। और
और जो 3 बेस बचे हैं, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन। यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन ये क्या होते हैं? पाइरिमिडीन। ये क्या है? एडिनोसिन। एडिनोसिन ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये है सॉरी, ये क्या है हमारा? ये हमारा शुगर ग्रुप। ये शुगर ग्रुप है। और ये क्या है? नाइट्रोजनस N2 बेस है। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और ये एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड में 3 कंपोनेंट होगा। एक तो होता है फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरा क्या है? शुगर ग्रुप, और तीसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। ये क्या है हमारा? ये है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और ये है नाइट्रोजनस बेस, और इधर क्या था? शुगर। और ये क्या है? ये हमारे पायरिमिडीन। यूरेसिल है, ये यूरिडीन। ये भी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और ये तो केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड का फिगर यहाँ पे दिया है। Now we will see primary and secondary metabolites. Primary और secondary metabolites क्या हैं? Most exciting aspect of chemistry deal with the isolating thousands of compounds, small and being living from living organisms, determining their structure, if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules and metabolites. इस बायोमोलिक्यूल्स हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो भी शुगर, अमीनो एसिड है, इन सबको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इन एनिमल टिश्यू one notice the presence of all such category of compounds shown in figure 9.1. These are called primary metabolites. प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जो बनाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब इनसे बन के जो होगा, जैसे CO2, H2O, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज, फैट, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। However, one analyze plant, fungal, and microbial cell, one can see thousands of compounds other than these primary metabolites. Example: alkaloids, rubber, essential oil, antibiotics, सब क्या है? Secondary. और prevent gum species, these are called secondary metabolites. While primary metabolites have identifiable function and play a known role in normal physiological process, we do not at all moment understand the role of function of all the secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful in human welfare. जैसे एग्जाम्पल रबर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जैसे रबर, स्पेसिस, सेंट, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन फिर भी हमारे क्या काम आते हैं। देखिए, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो क्या आती है? टेबल 9.1 में। ये सब क्या है? ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स comprising of all filament present in living matter. सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हाइड्रोजन का अर्थ क्रस्ट, देखिए ये सब हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट में क्या कितना परसेंटेज रहता है, कंसंट्रेशन कितना रहता है। ये है अर्थ क्रस्ट का कंसंट्रेशन, और ये हमारे बॉडी का कंसंट्रेशन। ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हमारे बॉडी में है, 0.5 है हमारे बॉडी में, और अर्थ में 0.14, और कार्बन का हमारे बॉडी में 18.5 कंसंट्रेशन है ये, और अर्थ में है इतना 0.3। और ऑक्सीजन का भी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है, और नाइट्रोजन का भी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो अर्थ से ज़्यादा हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन रखता है वो 4 एलिमेंट हैं। CHON कितने हैं? 4। कौन? CHON कौन? मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? अर्थ से ज़्यादा हमारे बॉडी में इनका कंसंट्रेशन है। और सल्फर भी वैसे है, लेकिन उतना इसका कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। सोडियम का सबसे ज़्यादा अर्थकष्ट में, कैल्शियम भी अर्थकष्ट में ज़्यादा है, मैग्नीशियम भी अर्थकष्ट में ज़्यादा है, और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अर्थकष्ट में है। अब देखिए दूसरा,
और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सॉरी ये तो दिया है। तो जो हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो ए है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन और भी कुछ आ सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ये सब भी आते हैं।